नमस्कार साथियों, ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आनंदपाल सिंह जोधा। आज अपन बात करेंगे स्वास्थ्य की अवधारणा की। स्वास्थ्य की अवधारणा, इसके अंदर अपन समझेंगे कि स्वास्थ्य क्या है और स्वास्थ्य के विभिन्न जो डायमेंशन जो कारक हैं वो उसकी परिभाषाएं, WHO ने क्या परिभाषा दी, इसके बारे में। तो सबसे पहले जो अवधारणा है उसके अंदर पहला जो जैव चिकित्सा की अवधारणा है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। परंपरागत मतानुसार रोग न होने की अवस्था को स्वास्थ्य कहा जाता है। मतलब व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न न हो या रोग विद्यमान न हो, उसको क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य। इस अवधारणा या विचारधारा को जैव चिकित्सा की अवधारणा के नाम से जाना जाता है। शरीर के अंदर किसी प्रकार का रोग विद्यमान नहीं है, उसको जैव चिकित्सा की अवधारणा के साथ में जोड़ा जाता है। इस अवधारणा के आधार पर रोगों का रोगाणु सिद्धांत का जन्म हुआ। रोगों का रोगाणु, जैसे कोई भी अगर रोग है शरीर में तो उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन होते हैं? उसके रोगाणु, बैक्टीरिया। अगर शरीर में बैक्टीरिया नहीं है या आपका ऐसा कोई बैक्टीरिया जो आपके शरीर को किसी प्रकार से संक्रमित न करता हो, नुकसान नहीं पहुंचाता हो, वो आपके शरीर में रोग कतई पैदा नहीं कर सकता। इस प्रकार से जैव चिकित्सा की अवधारणा का विकास हुआ। द्वितीय अवधारणा है पारिस्थितिकी अवधारणा। पारिस्थितिकी अवधारणा से विद्यार्थी अपन जानना चाहेंगे, इस परिकल्पना के अनुसार स्वास्थ्य मानव और उसके पर्यावरण के बीच में एक शक्तिशाली संतुलन की आवश्यकता है। कि व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है और जो अपने चारों ओर जो वायुमंडल, पर्यावरण जो विद्यमान है, दोनों के बीच में आपसी संतुलन होना बहुत ही जरूरी है। अगर दोनों का संतुलन नहीं होगा तो कहीं न कहीं रोग पनपेंगे, व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो कहीं न कहीं मिस्टेक करेगा। दूसरी बात, और बीमारी उसमें असंतुलन का परिणाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिणाम, ये जो आपका पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के बीच में अगर तालमेल सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर बीमारी को पैदा करेगा और दोनों में असंतुलन का परिणाम देखने को मिल सकता है। अपन पर्यावरण को ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन, दोनों गैसों को ले लेते हैं। अगर व्यक्ति पेड़ नहीं लगाएगा, अपना पर्यावरण को संतुलित नहीं रखेगा, तो इसमें क्या होगा कि उसको ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी। ये अपन को पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन अगर व्यक्ति खुद लेता है तो पेड़ों को अपने तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जिससे पेड़ों को संरक्षण मिलता है। और पेड़ किसको संरक्षण देते हैं? मनुष्य को। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति पर्यावरण को संरक्षण दे रहा है और पर्यावरण व्यक्ति को संरक्षण दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। और मान लीजिए कि अगर दोनों में कहीं ना कहीं असंतुलन आता है, या तो पर्यावरण की देखभाल नहीं हो रही है, या आप मानिए कि आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको जो चीज़ पर्यावरण से प्राप्त होती है, जरूरी नहीं है ऑक्सीजन तक अपन सीमित रहें, आपको पेड़ से बहुत सारी चीज़ें जैसे फल है, पत्ती है, लकड़ी है, इन सब चीज़ों को मानव जीवन में आवश्यकता पड़ती है। अगर ये चीज़ें तरीके से अपने को आवश्यक रूप से अगर नहीं मिल पाती है पर्यावरण से, तो कहीं न कहीं व्यक्ति का स्वास्थ्य डिसइफेक्ट होता है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति मानव का सामंजस्यपूर्ण और संतुलित व्यवहार अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र को जन्म देता है। कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो मानव का सामंजस्यपूर्ण, मतलब प्रकृति के साथ में मनुष्य का जो सामंजस्य है वो व्यक्ति का संतुलित व्यवहार को देखा जाए तो जब पर्यावरण संतुलित होगा और मानव का पर्यावरण के प्रति व्यवहार संतुलित रहेगा तो दोनों का आपसी तालमेल बैठने से व्यक्ति को एक अच्छा जीवन प्रदान होता है। व्यक्ति का जीवन जो है वो अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से चल सकता है। कहीं ना कहीं पर्यावरण में कमी रहेगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट अपने ऊपर आएगा। ठीक है, अपन उदाहरण स्वरूप अगर इसको समझें तो मुख्यतया जो आजकल पर्यावरण से संबंधित दिक्कतें आ रही है, जैसे प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है,
तो प्रदूषण को बढ़ाने वाला कौन है? मनुष्य प्रजाति, प्राणी मात्र। तो उससे क्या होगा कि जो जितना प्रदूषण बढ़ेगा वो अपने पर्यावरण को इफेक्ट करेगा, और पर्यावरण से जो चीजें व्यक्ति खुद अचीव करता है, खुद को जो जरूरत होती है, उसमें धीरे धीरे कमी आएगी, और उन चीजों में कमी आएगी तो वो सारी की सारी चीजें व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ में जुड़ी होती है, उसमें कमी आने से व्यक्ति का स्वास्थ्य धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। तो मान लीजिए इस प्रकार से अपने को ये मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं पर्यावरण है जो स्वास्थ्य के ऊपर अपना गहरा प्रभाव डालता है। अगली उदाहरण है मनोसामाजिक उदाहरण। मनोसामाजिक, थोड़ा शब्द पे गौर कीजिए। मनोसामाजिक, दो शब्द हैं, एक तो मन स्थिति और एक दूसरी सामाजिक उदाहरण। दोनों का आपसी एक बहुत ही अच्छा तालमेल है। देखिए, इसमें स्वास्थ्य का दायरा केवल जैव चिकित्सा तक ही सीमित नहीं है। अपन मनुष्य क्या होता है कि किसी चीज को ज्यादा मोस्ट मान लेता है। जैसे अपन ने पहले अवधारणा पढ़ी थी जैव चिकित्सा की अवधारणा, कि उसमें जो सिद्धांत दिया गया था कि रोगों के रोगाणु का सिद्धांत। व्यक्ति का रोग तभी पनप सकता है जब उसके अंदर बैक्टीरिया अपना संक्रमण फैलाते हैं, ठीक है। लेकिन मनोसामाजिक जो अवधारणा है वो ये कहती है कि अपने को केवल और केवल जैव चिकित्सा की अवधारणा पर निर्भर नहीं रहना है। व्यक्ति को अपनी जो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जो कारक हैं वो भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को इफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए सामाजिक अवधारणा को लेते अपन पर, तो समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रथाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की रीतियां होती हैं। तो वो प्रथाएं जरूरी नहीं है कि हर आदमी उस चीज को फॉलो करे। आपको पता है सबको फ्रीडम है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन ऐसी प्रथाएं जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर जोर जबरदस्ती कुंठित कर रही है, उस कुंठा की वजह से व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, देन वो मेंटल इलनेस की स्थिति में आ जाता है, फिर मेंटल इलनेस से बढ़ती है फिजिकल इलनेस, ऐसे करके वो मानसिक और शारीरिक रूप से अपने स्वास्थ्य को बहुत नुकसान की तरफ लेके चला जाता है। तो कारण कौन रहा? सामाजिक उदाहरण। दूसरा है मनोवैज्ञानिक उदाहरण। मनोवैज्ञानिक अवधारणा में अगर अपन प्रकाश डालें तो जो व्यक्ति किसी प्रकार की कोई बात है या किसी प्रकार का कोई अन्य विचार है या किसी ने कोई बात कह दी, प्रत्यक्ष रूप से कही हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से उसने ग्रहण की हो, वो कहीं न कहीं अपने व्यक्ति को इफेक्ट करती है। मान लीजिए कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है जो व्यक्ति के दिमाग में घर कर गया और वो रात दिन उसी चीज पे मनन कर रहा है, उसी चीज पे लेकर के चिंता कर रहा है, लेकिन वो जो नेगेटिविटी है वो व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य के ऊपर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालेगी। दूसरा है सांस्कृतिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा ये आसपास का वातावरण है या जिस कल्चर में अपन रह रहे हैं, सबके अलग अलग कल्चर है। कोई किसी कल्चर में कार्य करता है, कोई किसी कल्चर में अपना निवास करता है, कोई किसी प्रकार की गतिविधि करता है, सबकी अलग अलग सांस्कृतिक गतिविधियां हैं। तो मान लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 2 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बाकी 98 जो कैंडिडेट हैं वो उस सांस्कृतिक गतिविधियों को फॉलो करते हैं, उस चीज को मानते हैं, उसको गौर करते हैं, उसको अपनाते हैं। लेकिन उसमें से 2 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इन सब चीजों को नहीं मानने वाले हैं। और जब वो 2 लोग नहीं मानते हैं तो उसमें क्या होता है कि बाकी लोगों के द्वारा उसके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आपको ये करना पड़ेगा। तो वो लोग जो 2 लोग हैं, मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ आपको, वो जो 2 लोग हैं वो अपने आप को अपने आप को समाज से थोड़ा अलग मानेंगे या लोगों की जब वो ऐसी नेगेटिव बातें सुनेंगे तो कहीं न कहीं वो अपने आप को उन सांस्कृतिक गतिविधियों से कटा हुआ या दूरी बनाते हुए समझेंगे। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ अपने मन को नहीं भाती है या जो गतिविधि अपने को पसंद नहीं है, हम कहीं न कहीं उससे वास्तविक दूरी बना
के चलते। तो ये भी जो अवधारणा है अपने स्वास्थ्य को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इफेक्ट करती है। नेक्स्ट, किसी समाज विशेष के प्रचलित कायदे कानून व्यक्ति के स्वास्थ्य पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। जैसे कोई समाज है, आजकल अपन देख रहे हैं कि पहले जो राष्ट्रवाद की भावना चलती थी, आजकल समाजवाद की भावना है। हर कोई व्यक्ति अपनी समाज सेवा के साथ में जुड़ा हुआ है, समाज की भावना लेकर के चलता है, समाज के कायदे कानून लेकर के चलता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी उस समाजवादी भावना के पीछे या उस कानून कायदे को मानने वाला। अपन पहले देखते थे कि एक सती प्रथा रीति हुआ करती थी कि जब अपने पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती, उसके बाद उसकी पत्नी उसके साथ में सती हो जाया करती। लेकिन राजा राममोहन राय ने इस प्रथा का विरोध किया। तो कुछ जो लोग थे इस प्रथा को मानने वाले भी थे, जो इस प्रथा को काफी मतलब सही मानते थे अपने समाज के रीति रिवाजों के अनुसार। लेकिन जब इसका विरोध हुआ तो कुछ पक्ष जो थे वो इस प्रथा को खत्म करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे वो इस प्रथा को कतई खत्म करना नहीं चाहते थे। तो जो लोग खत्म नहीं करना चाहते थे उसके ऊपर उस चीज का इफेक्ट देखा जा सकता है, और जो लोग नहीं करना, जो लोग इस प्रथा को बंद करना चाहते थे, चालू रखना चाहते थे, उनके ऊपर अलग इफेक्ट देखने को मिला। दोनों के अंदर जो विचारों का द्वंद्व चलता है वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और विभिन्न प्रकार के जैसे नियम होते हैं, अपने अपने समाज के नियम होते हैं, अपने अपने राष्ट्रों के नियम होते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने सिद्धांतों पर चलता है, फलाना ये काम इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा। मान लीजिए उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे मिल जाएं आपको जो उस प्रथा को, उस रीति को, उस नियम को, उस कानून को नहीं मानने वाले हों, तो उनको जो अदर लोगों के द्वारा एक नकारात्मक मैसेज मिलता है या उनको कहीं ना कहीं अपने समाज से दूरी का सामना करना पड़ता है, वो भी उनके स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसको जरूर उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। मनोवैज्ञानिक सोच एवं स्थितियां, मनोवैज्ञानिक सोच एवं स्थितियां उसके दैनिक दिनचर्या पर भी प्रभाव डालती है। जो व्यक्ति का मनस्थिति होती है और जो उसकी थिंकिंग होती है, दोनों की दोनों उसकी दैनिक दिनचर्या पर पूर्ण रूप से प्रभाव डालती है। कैसे कि एक व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है और एक नकारात्मक। अपन कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इसकी। मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर इसको देखा जाए तो जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है उसके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा हैं, वो पॉजिटिव वे की तरफ जाना पसंद करेगा, वो हर समय कुछ न कुछ नया, और दूसरा कि जिससे सभी को फायदा हो सके उसके बारे में सोचता रहेगा। वो खुद को सकारात्मक रूप से किसी न किसी कार्य के प्रति निमित्त, किसी के प्रति माध्यम बनाएगा। लेकिन एक तरफ अगर अपन देखें नकारात्मक पक्ष, तो जो नकारात्मक स्थितियां व्यक्ति के सामने होती हैं, नकारात्मक सोच होती है, नकारात्मक कार्यकलाप होते हैं, क्रियाविधि गतिविधि जो भी नकारात्मक है, वो व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ही डालेगी। और उस नेगेटिव इफेक्ट से क्या होगा, अब देखना दोनों का अपन कंपैरिजन करते हैं। पॉजिटिव वाले ने क्या किया, जिसकी पॉजिटिव थिंक थी वो पॉजिटिव वे में काम कर रहा था, और जो नेगेटिव वे में काम कर रहा था, नेगेटिव सोच रहा था, वो नेगेटिव वे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो दोनों की दिनचर्या भी अलग अलग हो। सकारात्मक वाला उस प्रयास में लगा रहेगा कि मैं कुछ न कुछ नया करूं या अच्छा करूं, या इस चीज के लिए मेरे को माध्यम बनना चाहिए, या मेरे ये अच्छा करने से इतने लोगों का फायदा हो सकता है, ऐसी सोच रखेगा। और जो नकारात्मक होगा वो रात दिन नकारात्मक सोचेगा, तो उसके मन में नेगेटिव थॉट्स के चेन चलेगी। उसको अपन कहते हैं नेगेटिव थॉट्स ऑफ चेन। तो उसमें क्या होता है कि जितना व्यक्ति नकारात्मक सोचेगा उसकी जो कार्य करने की शैली है उसमें भी वो नेगेटिविटी अपने को दिखाई देगी। दूसरा, वो कहीं न कहीं ये सोचता रहेगा कि क्यों न मैं अपने पड़ोसी को, अपने दुश्मन को, अपने साथियों को
प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी न तरीके से उसको नुकसान पहुंचाए, और वो उस नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जो सोच रखा है और जिस सोच के कारण उसके धीरे धीरे कार्यकलाप भी बदल जाते हैं। अपन एक उदाहरण लेते हैं एक अपराधी जीवन का। एक जो अपराधी का जीवन होता है वो शुरू में अपराध करता है, ठीक है, फिर उसको एक सजा होती है, सजा के दौरान उसको मतलब कारागृह के अंदर एक अलग प्रकार से सजा दी जाती है। जेल वाली सजा वो एक अलग है, लेकिन उसके अंदर भी उसको ट्रीट किया जाता है ताकि वो आगे जाकर के ऐसा काम नहीं करे। लेकिन क्या होता है कि जहाँ जितनी नेगेटिविटी होती है और उसमें व्यक्ति को माइंड की प्रेशर करके नेगेटिविटी डाल दी जाती है या उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर किया जाता है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को उस चंगुल से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। तो अगर चंगुल से बाहर निकालेगा तो ये तो मान के चलिए आप कि वो इतना फ्रस्ट्रेट है तो कोई ना कोई नकारात्मक रास्ता निकालेगा, या तो वो जेल तोड़ के भागेगा या किसी की हत्या करेगा, किसी भी अपराधिक तत्व का वो सहारा ले सकता है। और मान लीजिए उसकी सजा पूरी भी हो गई तो वो जैसे भी बाहर आता है तो वो क्या करेगा, उसने जितना संघर्ष पीछे किया है वो उसी का ही बदले की भावना लेकर के और ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जितना नकारात्मक सोच में जिएगा, नकारात्मक स्थितियों में जिएगा, उतना ही उसके लिए घातक है और वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने का ज़्यादा से ज़्यादा सोच विचार करता रहेगा और उसका परिणाम उसके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर देखने को अपने को मिल सकता है। नेक्स्ट है समग्र अवधारणा, मतलब संपूर्ण जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर लिया गया है। उपरोक्त अपन ने 3 अवधारणाएं पढ़ी, तीनों अवधारणाओं को एक साथ मिला दे तो स्वास्थ्य की समग्र अवधारणा सामने आती है। जो अपन ने जैव चिकित्सा, पारिस्थितिकी और मनोसामाजिक 3 प्रकार की अवधारणा पढ़ी, यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो जो व्यक्ति का स्वास्थ्य की अवधारणा वो समग्र स्वास्थ्य अवधारणा कहलाती है। क्योंकि इन तीनों का समावेश हो गया, और जब तीनों का समावेश हो गया तो व्यक्ति एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ तो नहीं कह सकते, लेकिन जो एक स्टेज होता है व्यक्ति को स्वस्थ प्रदर्शित करने का या स्वस्थ दिखाई देने का, उस स्टेज तक अपन ले जा सकते हैं या पहचान सकते हैं। समग्र अवधारणा के अनुसार समाज के सभी घटक जैसे कृषि, पशुपालन, भोजन, उद्योग, शिक्षा, आवास, सामाजिक और सार्वजनिक संचार आदि स्वास्थ्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जो मैंने आपको ये चीजें बताई है, जैसे कृषि कैसे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, सीधी सी बात है। कृषि अगर जो व्यक्ति करता है उसके धान की उपज होती है, अनाज की उपज होती है, और अनाज की जब उपज होगी तो उसका खान पान प्रॉपर चलता रहेगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। और कहीं न कहीं जो आजकल अपन WHO के अनुसार जो स्वास्थ्य पढ़ते हैं उसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है पोषण। और वो पोषण अपने को कहाँ से मिलता है, कृषि से। और कृषि अनाज पैदा करती है और वही अनाज अपना भरण पोषण करता है, तो कहीं ना कहीं कृषि भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। दूसरा पशुपालन, ये तो बात होगी कृषि तक की, साथ में आता है पशुपालन। पशुपालन से क्या होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो केवल अनाज खाने से या अनाज से पूर्ति नहीं की जा सकती, उसके साथ में जरूरी है अपना पशुपालन। जैसे पशुपालन से ये जो आजकल पुराने टाइम से चला आ रहा है कि जो दूध होता है, जो गाय का भैंस का जो गोबर होता है उससे खाद बनती है। पशुपालन से अपने को बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जो व्यक्ति को, कुछ चीजें ऐसी जो प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाते हैं, कुछ जो अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष से मान लो कि जो दूध है, जो घी है, छाछ है, दही है, ये व्यक्ति सीधा ग्रहण कर सकता है और सीधा उसको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि जो गोबर से जो खाद बनती है उसको अपन खेत में डालते हैं, तो खेत में खाद डालने से जो फसल है वो अच्छी होगी, तो कहीं न कहीं फसल अच्छी होगी तो अपना भरण पोषण भी अच्छा होगा, और अपना भरण पोषण होगा उसके साथ में दूसरों का भी करेंगे। नेक्स्ट है भोजन। सबसे जो मुख्य चीज है स्वास्थ्य के लिए, अच्छे सुस्वास्थ्य के लिए,
वो है भोजन। व्यक्ति अगर भोजन ढंग से नहीं करता है या ढंग से भोजन की पूर्ति नहीं होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। आजकल अपन पढ़ते हैं कि फलाने कैंडिडेट में ये न्यूट्रिशन की कमी है जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम है, देन किसी में आयोडीन की कमी है जिसकी वजह से उसको ये रोग हो गया। कहने का तात्पर्य कि शरीर में एक जो सही मात्रा में जो भोजन जाना चाहिए वो अगर अच्छे तरीके से जाता है तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नेक्स्ट, उद्योग। इन सब की जड़, स्वास्थ्य की जो जड़ है, ये तो बेसिक चीजें थी, कृषि, पशुपालन, भोजन। अब उद्योग, उद्योग को अगर अपन समझे तो जो उद्योग है ये व्यक्ति का जो अर्निंग सोर्स है, जो कमाई का साधन है, वो है उद्योग। एक उद्योग चलता है, उसमें हजारों आदमी कार्य करते हैं, सबका जो भरण पोषण है वो वहीं से शुरू होता है। और उद्योग धंधे जितने ज़्यादा चलते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को रोजगार मिलने से वो अपने घर का पालन पोषण कर सकते हैं, वो एक अपने बच्चों को, घर वालों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करवा सकते हैं, देन उसका जो भविष्य है वो अच्छा बन सकता है। और ये मान के चलिए कि जहाँ आर्थिक स्थिति मजबूत होती है वहाँ लगभग 95% जो मैटर होते हैं वो बहुत सही तरीके से चलते हैं, और कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम भी आती है तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, डिपेंड ऑन इकोनॉमी। शिक्षा बहुत ही जो मुख्य जो भाग है स्वास्थ्य का वो है अपना शिक्षा। जब व्यक्ति को मान लीजिए शिक्षा प्राप्त होती है तो उसको उस चीज़ का ज्ञान होता है, तो शिक्षा से क्यों ज्ञान ही मिलता है। और व्यक्ति को जब ज्ञान होता है तो वो जिस रास्ते की तरफ जा रहा है या जो कार्य कर रहा है या जिस चीज़ को लेकर के वो अध्ययनरत है या अपना कार्य का निष्पादन कर रहा है, उसमें अगर नॉलेज है तो वो बहुत बेटर तरीके से उसको कर सकता है। बट दूसरा इसका पक्ष लेते हैं कि अगर व्यक्ति को ज्ञान नहीं है या उसके पास शिक्षा नहीं है तो क्या वो सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं? ज़्यादातर आंसर यही मिलता है, नहीं कर सकते हैं, बट एक वो लेवल नहीं है, बिल्कुल निम्न स्तर की बात हो जाती है कि शिक्षा की। ठीक है, हर कोई जानता है कि खाने से अपना जीवन चल सकता है, लेकिन क्या खाने से ही व्यक्ति का जीवन अच्छे तरीके से चल सकता है? नहीं। अगर व्यक्ति को शिक्षा है, उसने शिक्षा ग्रहण की, उसी को हर चीज़ का ज्ञान है, तो वो अपना स्वास्थ्य अच्छे से चला सकता है या उसका स्वास्थ्य का अपना ध्यान रख सकता है। मान लीजिए शिक्षा से अपन इस चीज़ को जोड़ते हैं कि मान लीजिए किसी का सिर दर्द हो रहा है तो उस टाइम आपका भोजन काम नहीं आने वाला है। अगर सिर दर्द की जो प्रॉब्लम उसको सही करना है तो आपको थोड़ा बहुत मेडिसिन का नॉलेज होना जरूरी है, जो जनरल मेडिसिन होती है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और नॉलेज होगा तभी आप सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप अगर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि इस रोग का ट्रीटमेंट उस जगह पर होता है या वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में शिक्षा का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है कार्य संचालन। व्यक्ति का जो जीवन शैली है वो जिस तरीके से कार्य करता है, उसका रहन सहन, खान पान, क्रिया विधि, ये सब चीज़ें उसमें मैटर करती है। व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल, जो अपनी वर्क स्टाइल है, उसको एक अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है तो उसका स्वास्थ्य सही रहता है। और कार्य संचार से अगर अपन देखें, आजकल जो मॉडर्न लाइफ में क्या हो रहा है कि व्यक्ति 10-10, 20-20 घंटे कार्य कर रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने को 14 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे के बीच में काम करते हुए मिलेंगे। तो उसमें जब वो कार्य करते हैं तो कार्य तो करना उनकी मजबूरी होगी, लेकिन उसका अगर अपन स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका पक्ष जाने तो क्या वो स्वस्थ है वो व्यक्ति? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर लेकर के वो कार्य कर रहा है, तो उसका जीवन सादगी से
नहीं चल सकता। वो अपने आप को हर टाइम नेगेटिविटी से घिरा हुआ मानता है। दूसरा, उसके ऊपर बाहरी दबाव, कार्य का दबाव ज़्यादा है, वो अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है, अपने जो अदर क्रियाकलाप हैं उसके ऊपर वो नहीं ध्यान दे पाता है। और अब जो नेक्स्ट है मनोरंजन। मनोरंजन एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। इसको समझें तो उदाहरण स्वरूप बताना चाहूंगा कि एक छोटे बच्चे को अपन देखते हैं, उसको आप एक घर में रखिए, बंद है चारों ओर से, उसको बाहर मत जाने दीजिए, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, इरिटेशन महसूस होगी उसको, वो इरिटेट आपको भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है खेलना, वो उसकी जो ग्रोथ है वो उसी के ऊपर टिकी हुई है। और आप जब उसको बाहर नहीं जाने देते, खेलने नहीं देते, तो वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होता है, और जो चिड़चिड़ापन का कारण है वो उसका सेल्फ फ्रस्ट्रेशन। दूसरा, सकारात्मक दृष्टि से इसको देखा जाए तो व्यक्ति जितना एंटरटेनमेंट करता है, जितना खेलना कूदने में ध्यान देता है, जितना अदर एक्टिविटी में क्रिएटिव माइंड करता है, उससे उसका स्वास्थ्य और ज्यादा अच्छा है। तो विद्यार्थियों, हमने 4 उदाहरणों का अध्ययन किया। इन चारों उदाहरणों से अपने को यह समझ में आता है कि अच्छे स्वास्थ्य, ये चारों उदाहरणों का मुख्य कार्य है अच्छे स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं उसका संवर्धन करना, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड फिलॉसफी ऑफ हेल्थ, एंड नेक्स्ट रहेगा अपना डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। ठीक है, धन्यवाद।